हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है 22 ऑफ मे के एडिटोरियल सेशन में। ओल्ड वेज वॉन्ट ओपन न्यू डोर्स। पुराने तरीकों से नए रास्ते नहीं खोजे जा सकते, नए अवसर नहीं प्राप्त किए जा सकते। देखिए, तरीकों को बदलना होता है, हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। जिस प्रकार से मोबाइल में ऐप्स होती हैं उनको हम अपडेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक ऐप, हमारी ज़िंदगी की जो ऐप है उसको भी अपडेट करते रहना पड़ेगा अगर आप compete करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तो आज का जो एडिटोरियल है वो स्टैंड ऑफ जो बना हुआ है भारत और चाइना के बीच उस पर है। और पहले आपने देखा था 2017 में एक डोकलाम विवाद हुआ था, वहाँ पे भी ऐसी स्थिति थी। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध होना, मतलब दोनों तरफ से किसी में कोई भी अगर इनिशिएट ना करे और लेकिन फिर भी अपना स्थान ना छोड़े, तो ऐसे कंडीशन को हम स्टैंड ऑफ बोलते हैं। तो थोड़ा सा इससे समझ जाइए। देखो, पिछले बार क्या हुआ था, पिछले साल की बात है कि भारत ने एक नई रोड बनाई थी। ये नई रोड भारत ने निर्माण किया था, ठीक है। ये भारत ने देखो, ये जो क्षेत्र रहेगा लेह से लेकर और काराकोरम दर्रा है वहाँ तक एक रोड बनाई थी। अभी जो विवाद है वो अभी क्या हुआ कि पेट्रोलिंग चल रही थी दोनों तरफ के सैनिकों की, एक जो रूटीन पेट्रोलिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं कि सिक्किम के, अगर आप ऊपर देखेंगे मैप में देखेंगे तो सिक्किम के ऊपर 5200 मीटर के लगभग ऊंचाई, 5200-5300 मीटर की ऊंचाई पर एक दर्रा है, नकुला दर्रा, नाकुला दर्रा है। तो वहाँ नाकुजुला दर्रा है और एक नाथुला, दो दर्रे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। नाकुला दर्रा है, वहाँ पर पेट्रोलिंग के समय थोड़ा विवाद हो गया भारत और चाइना के सैनिकों में, जिसमें 11 सैनिक इंजर्ड हुए और कहा जाता है कि 7 चाइना के सैनिक वो इंजर्ड हुए हैं, 4 भारत के सैनिक इंजर्ड हुए हैं। तो उस बारे में विवाद है, उस स्टैंड ऑफ की बात इस आर्टिकल के थ्रू ऑथर कर रहा है। तो इसका प्रेफिस क्या है, देखो, कीपिंग द पीस। क्योंकि देखो अभी कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें भारत और चाइना भी प्रभावित हैं। चाइना तो खैर ओवरकम कर चुका है लगभग इस समस्या को, लेकिन भारत तो बहुत बुरी तरह प्रभावित है फिलहाल भी। तो जब ये चल रहा है कि पूरा जो विश्व है एक ही संकट से लड़ रहा है, सारा विश्व है एकजुट होकर लड़ रहा है, तो उस कंडीशन में कम से कम इस तरह की बातें देखने में नहीं आनी चाहिए। तो ये प्रेफिस और समरी देखो बता देगी आपको किस बारे में आर्टिकल है। द साइनो इंडिया बॉर्डर हैज़ बीन विटनेसिंग टेंशंस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ये जो है ना, ये चाइना के लिए आता है। तो चाइना इंडिया जो बॉर्डर है, हैज़ बीन विटनेसिंग टेंशंस, ये बॉर्डर काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे समय से टेंशंस झेल रही है। मतलब काफ़ी लंबे समय से विवाद तो रहा ही है। अगर आप थोड़ा सा मैप में देखेंगे तो एक विवादास्पद क्षेत्र है, अरुणाचल का कुछ हिस्सा है वो विवादास्पद है। इधर आप थोड़ा सा नेपाल से ऊपर की ओर देखेंगे तो कुछ पार्ट है जहाँ पे चाइना कहता रहा है कि ये मेरा क्षेत्र है, भारत अपना अधिकार जताता रहा है। तो कुछ क्षेत्र हैं या विवाद के, उसकी बात इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगी। दो द लीडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज अग्रीड ऑन नॉट टू अलाउ डिफरेंसेस टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स। यद्यपि दोनों देश के नेता, भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं और उधर शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं, इन दोनों ने एक सहमति जताई है कि भाई डिफरेंसेस जो है, मतभेद हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मतभेदों के चलते डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, मतलब ये बढ़कर कोई बड़ा विवाद ना बन जाए, इस पर सहमति जताई है। फिर भी देखो, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने अक्यूज़ किया है, चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री अक्यूज द इंडियन आर्मी ऑफ अटेम्प्टिंग टू यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस ऑफ द LAC। उसने भारत की सेना के ऊपर आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने प्रयास किया है अपने मनमाने ढंग से, सिंगल हैंडेडली प्रयास किया है LAC के स्टेटस को चेंज करने का। LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर की बात करते हैं तो LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। बोथ द साइड्स शुड यूज द एग्जिस्टिंग चैनल्स एंड स्टेप बैक। दोनों साइड्स जो हैं उनको एग्जिस्टिंग चैनल्स का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो भी रास्ते हाल फिलहाल उनके पास है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, एंड स्टेप बैक, और वहाँ से विड्रॉ करना चाहिए, कम लड़ना नहीं चाहिए, मतलब है ना। स्टेप बैक का विड्रॉ करना होता है, पीछे हटना होता है। दे कैन यूज द सिचुएशन टू रिवाइव द प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग द LAC। वे मतलब यहाँ पे सिचुएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिवाइव द प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग द LAC। मतलब LAC पर थोड़ा सा विवाद है, चाइना जैसे कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है, भारत कहता है मेरा क्षेत्र है। तो अब जो स्थिति बनी है उसका उपयोग इस प्रकार से किया जा सकता है कि आप थोड़ा सा स्पेसिफिक पहुंच जाएं, क्लैरिफाई कर लें कि LAC का कौन सा पार्ट आपका है, कौन सा पार्ट इनका है। With both the countries in the midst of an unprecedented global pandemic, they must not engage in an irrelevant skirmish। skirmish का मतलब लड़ाई या झगड़े को बोलते हैं। तो दोनों देश जो हैं वो अभूतपूर्व ग्लोबल पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, कोविड-19 की बात है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों को ही एंगेज नहीं होना चाहिए इस असंगत लड़ाई में।
कोई ये लड़ाई काम की नहीं है इस कंडीशन में कम से कम। ग्रामर और वोकेबलरी की बात करें तो ग्रामर तो कुछ नहीं है, लेकिन वोकेबलरी की हम बात कर लेते हैं। एस्केलेट, एस्केलेट वर्ब है, एस्केलेट का मतलब बढ़ना होता है, तो सोर, शूट अप, सर्ज या माउंट, ये सब सिनोनिम्स हैं। यूनिलैटरली एक एडवर्ब है, इंडिविजुअली, सेपरेटली, सोलरली, सिंगल हैंडेडली से आप बता सकते हो इसको। कैरी आउट काफ़ी बार आता है। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, अंजाम देना कोई चीज़ को, है ना, पूरा करना। तो एकम्प्लिश, फुलफिल, गो थ्रू भी हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। ग्रास्प है तो इसके लिए परसीव, अंडरस्टैंड या फिर कॉम्प्रीहेंड, समझने को बोलते हैं। स्टॉल, स्टॉल का मतलब होता है रुकना, स्टॉप्ड, हॉल्टेड, एंडेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब लंबित होता है, प्रोट्रैक्ट का खींचना होता है लंबा, तो प्रोलॉन्ग्ड, एक्सटेंडेड, ड्रॉन आउट या एंडलेस। ठीक है, ये आप रिवीजन जरूर करते रहें क्योंकि ये बार बार में वर्ड्स आएंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे जो रिपीट होने शुरू भी हो गए होंगे, तो आपको याद आ जाने चाहिए रिवीजन में। मैच द कॉलम्स। फैक्शन का मतलब क्या है? गुट को बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं। कैपिचुलेशन क्या होता है? आत्मसमर्पण होता है, सरेंडर होता है। वारंट चाहना होता है, जस्टिफाई या वैलिडेट करना भी होता है, किसी चीज़ को उचित ठहराना या फिर डिमांड करना। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित या फिर घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, जो बेस खत्म करने का काम करता है उसको अबेस बोलते हैं, मतलब किसी को अपमानित करना। तो फैक्शन को जोड़ देंगे आप क्लिक से, ये इसका सिनोनिम है फैक्शन का, गुट। कैपिचुलेशन को जोड़ देंगे आप यील्डिंग से, आत्मसमर्पण करना। वारंट को जोड़ देंगे कॉल फॉर से, डिमांड करना। कन्फाइंड का मतलब लिमिटेड है, और एक यहाँ पे दे रखा है आपको अबेस, अबेस का मतलब है ह्यूमिलिएट, अपमानित करना। ठीक है, तो ये आपके आज के रिवीजन में था। बात करते हैं वोकैबुलरी ड्रिल की। प्रोट्रैक्टेड अभी हमने देखा, तो देखो एक दो बार तो मैं रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे आपको, और 3 बार इनफैक्ट रिवाइज हो जाएगा। एक बार हमने देखा अभी ऊपर जो वर्ड ग्रामर और वोकैबुलरी वाले सेक्शन में, फिर हमने वोकैबुलरी ड्रिल में इसको देख लिया। अभी जब न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा मैं आपको तो वहाँ पे मिल जाएगा। 3 बार तो मैं रिवाइज करा देता हूँ, 3 बार आप खुद कर लोगे तो ये वर्ड भूलोगे नहीं कभी भी आप। प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या है? लंबित, तो एलोंगेटेड हो सकता है, एक्सटेंडेड हो सकता है, लेंथी हो सकता है। एस्केलेट भी पढ़ा था हमने अभी, बढ़ाने को बोलते हैं सोर, शूट अप, है ना, उसको बोलते हैं। इम्पीटस का मतलब प्रेरणा होती है, कह सकते हो। एनकरेजमेंट हो सकता है, प्रोत्साहन। अंडरपिन का मजबूती देना, बोल्स्टर, बट्रेस, सपोर्ट, स्ट्रेंथन, है ना, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ये बोल्स्टर और बट्रेस हमने शायद आजकल में डिस्कस किया है। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, डेडलॉक कह सकते हो, स्टेलमेट की कंडीशन बोल सकते हो। अब यहाँ पे 4 सेंटेंसेज है, 4 में से ये 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 को फिलअप करना है। तो अ डैश एंड बिटर डिस्प्यूट, तो एक ऐसा डिस्प्यूट, एक बात समझिए कि डिस्प्यूट तो नाउन है, बिटर यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एक यहाँ पे एडजेक्टिव हो रहेगा। अब कौन सा एडजेक्टिव लगेगा? प्रोट्रैक्टेड, एस्केलेट, एस्केलेट तो नाउन है। इम्पीटस एनकरेजमेंट को बोलते हैं, नाउन है। अंडरपिन वर्ब की बात कर रहे हैं, स्टैंड ऑफ नाउन है, तो प्रोट्रैक्टेड ही आएगा। तो एक बहुत ही लंबा और कड़वाहट भरी लड़ाई। द डैश बिटवीन दैम वॉज एगोनाइजिंग, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके बीच में जो ये जो था वो पीड़ादायी था। क्या लगाओगे? नाउन लगाओगे। नाउन कौन कौन सी है? नाउन स्टैंड ऑफ है, नाउन इम्पीटस है, और क्या है? तो अब इम्पीटस करोगे तो एनकरेजमेंट, तो एनकरेजमेंट तो पॉजिटिव वर्ड है, तो पीड़ादायी नहीं हो सकता, तो फिर स्टैंड ऑफ बचा, तो स्टैंड ऑफ लगा दीजिए। कि उनके बीच तो गतिरोध बना हुआ है कि प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही कुछ भी। जैसे गतिरोध का मतलब यूँ है कि चाइना और भारत के संग लड़ाई हुई है ना, चाइना ने क्या किया, वहाँ पे अपने बड़े बड़े वाहन ला के खड़े कर दिए, है ना, जो भी मिलिट्री उनके जो भी व्हीकल्स हैं वो ला के खड़े कर दिए, और वहाँ पे अपने सेना को तैनात कर दिया। भारत ने भी अपने सेना को भेज दिया। तो ये कर कुछ नहीं रहे हैं, लड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन बस वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो गतिरोध है। फिर कह रहा है अगला, शी वॉज रेस्टलेस, वो मतलब रेस्टलेस थी, एंड नीडेड अ न्यू डैश फॉर हर टैलेंट, और उसको अपने टैलेंट के लिए एक नई चाहिए थी। क्या चाहिए थी? अब यहाँ पे नाउन चाहिए, क्योंकि न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है। नाउन चाहिएगा तो नाउन कौन सा है? नाउन यहाँ पे है इम्पीटस, एनकरेजमेंट। फिर नंबर 4 की बात करें तो ही प्रेजेंटेड डेटा, उसने डेटा प्रेजेंट किए। किसके लिए किए? अपने आर्ग्यूमेंट को करने के लिए। आर्ग्यूमेंट को क्या करने के लिए? अंडरपिन करने के लिए। तो अंडरपिन यहाँ पे आंसर, क्योंकि आर्ग्यूमेंट को क्या कर सकते हो आप? अपने जो तर्क दिए हैं उसको ज़्यादा जस्टिफाई करने के लिए, ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूती देने के लिए, इस कारण से यहाँ पे आ जाएगा क्या? अंडरपिन। आगे देखते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, राजेश्वर कुमार नाम से एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा इवन और ऑल्सो में डिफरेंस क्या है। तो देखो बता दूं पहले मैं आपको कि इवन उस शब्द से ठीक पहले आएगा जिस पर स्ट्रेस डालना होता है। ऑल्सो के प्रयोग हमने डिस्कस किए थे। ऑल्सो में मैंने आपको ये बताया था कि मैन वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब से पहले इज एम आर वॉज वर हो,
तो ऐसे कंडीशन में इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में, ये कुछ डिस्कशन हमने किया था, मैन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, इज एम आर वॉज वर्ब है उसके बाद में। इवन का प्रयोग जिस पर स्ट्रेस डालना हो, इम्फेसाइज करना हो, उससे पहले किया जाता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, जैसे मान लो पहला सेंटेंस है डैश आई कुड टेक बेटर फोटोग्राफ्स, तो ये कह रहा है कि मैं बेटर फोटोग्राफ ले सका। मैंने कहा कि ऑल्सो का प्रयोग कहाँ करोगे, मैन वर्ब से पहले, तो यहाँ तो ब्लैंक ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे कर दीजिए इवन। तो यहाँ तक कि मैं भी, ये स्ट्रेस डाल रहा है कि मैं भी वो फोटोग्राफ ले सका, बेटर फोटोग्राफ्स ले सका। डेविड सेड ही वुड कम टू नाइट, डेविड ने कहा कि वह आज आएगा, आज रात को आएगा। ही डैश सेड ही वुड ब्रिंग फ्लावर्स, और उसने ये भी कहा कि वो फ्लावर्स भी लाएगा। अब देखो सैड मैन वर्ब है, तो इससे पहले आपको क्या लगा सकते हैं, ऑल्सो। तो एक बात तो ये कही और ये भी कह दी बात, तो साथ साथ में जोड़ दिया इसको। ही डैश वांट्स सम कॉफ़ी, तो यहाँ पे वह इवन कर दूंगा, तो इवन तो फिर इसका बताएगा, जबकि इस पर कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि वह कॉफ़ी भी चाहता है, तो ही ऑल्सो वांट्स, और देखो मैन वर्ब से पहले ऑल्सो लगा सकते हैं। यू मस्ट काम योर सेल्फ, आप अपने आप को आपको शांत रखना चाहिए। डैश इफ़ यू आर वेरी अंग्री, चाहे आप बहुत ही गुस्से में हो उस स्थिति में भी, तो इवन इफ़ लगेगा। इफ़ के पहले लगाने के लिए ऑल्सो होता ही नहीं है विकल्प, इवन ही हो सकता है। और अगला है डैश ए चाइल्ड, फिर से देख लीजिए, मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो ऑल्सो का तो पोजीशन है नहीं, तो इवन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इवन में और ऑल्सो में डिफरेंस क्या है। और एक सजेशन ये है कि आप ग्रामर के ज़्यादा आप रूल्स में जाओगे तो आपको समझ में आएगा भी नहीं, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझोगे ग्रामर को तो बेहतर समझ में आएंगे। तो ग्रामर को इसी तरीके से याद करें कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए आ जाते हैं आज के एडिटोरियल सेशन में। कीपिंग द पीस टाइटल है, आसान भाषा में ही लिखा गया है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। कीप का मतलब रखना है, पीस का मतलब शांति है, तो शांति रखने के बारे में ये आर्टिकल है। तो शांति रखी जानी है कहाँ पर, LAC पर। इंडिया एंड चाइना जो ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, ये मैंने सब्जेक्ट्स हाईलाइट किए हैं, ठीक है ना। एक पैराग्राफ सब्जेक्ट जो भी हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब आपको इसके अनुसार वर्ब आगे आपको मिल जाएगी इसके साथ में वर्ब। अगले पैराग्राफ में ये प्रोसेस आप दोहरा सकते हैं, और ये मेंटल गेम है, कुछ ऐसे हाईलाइट करने से मतलब भी नहीं है। आप मेंटली देखते रहें कि भी कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी वर्ब है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक आता है जो बहुत आसान भी है और कई बार मुश्किल भी है, क्योंकि कई बार सब्जेक्ट बहुत पीछे छूट जाता है, वर्ब बहुत आगे लगती है। थोड़ी सी एक्सरसाइज आप बना के रखें इसकी। इंडिया एंड चाइना मस्ट एंड टेंशंस ऑन द बॉर्डर बाय क्लैरिफाइंग द LAC, भारत और चाइना ये सब्जेक्ट हो गया। मस्ट एंड मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए, मैंडेटरी एक्शंस के लिए आता है कि बाध्यता है कि इनको करना ही चाहिए, क्या, एंड टेंशंस का अंत करना चाहिए। ऑन द बॉर्डर, कहाँ पर, बॉर्डर पर, कैसे कर सकते हैं, बाय क्लैरिफाइंग द LAC, LAC के पर, LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर स्पष्टीकरण करके। तो बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ING लगेगा, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे वैसे नाउन है। ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पर इंडिया और चाइना को टेंशंस को एंड कर देना चाहिए, कैसे, LAC को क्लियरिफाई करके। फिर देखो, विद 4 इंसिडेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन रिसेंट वीक्स द इंडिया चाइना बॉर्डर इज विटनेसिंग द हाइएस्ट टेंशंस with the Doklam standoff since the Doklam standoff in 2017 with 4 incidents, with मतलब 7, 4 मतलब 4 इंसिडेंट्स, घटनाएं, along का मतलब पैरेलल होता है, द लाइन ऑफ कंट्रोल तो LAC के पैरेलल 4 घटनाएं। अब ऐसा तो नहीं कि LAC पर तो घटना है नहीं है, वहाँ पर तो हो तो फिर ये तो लड़ाई में तब्दील हो जाएगा। LAC के पैरेलल चल रहा है, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, भारत अपनी तरफ से कर रहा है। तो 4 इंसिडेंट्स यहाँ पे LAC के पैरेलल इन रिसेंट वीक्स, मतलब हाल ही के सप्ताहों में, हाल ही के वीक्स में। द इंडिया चाइना बॉर्डर, तो उसके साथ साथ भारत और चाइना जो बॉर्डर है, अब ये जो बॉर्डर है ना वो सब्जेक्ट बन गया है, ये यहाँ पे बन गया है सब्जेक्ट। अब इंडिया चाइना बॉर्डर जो है इज विटनेसिंग, ये मतलब सामना कर रहा है, विटनेस का मतलब सामना करना। द हाईएस्ट टेंशंस का मतलब सबसे ज़्यादा टेंशंस का सामना कर रहा है, कब से, सिंस द डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 2017, तो डोकलाम का विवाद हुआ था 2017 में, स्टैंड ऑफ का गतिरोध, डेडलॉक इसको बोलते हैं। उसके बाद से अब तक कोई टेंशन नहीं थी, अब ये उसके बाद में सबसे बड़ी टेंशन यही आई है, कहने का मतलब ये है। तो कह रहा है कि 4 यहाँ पे घटनाएं घट चुकी है LAC के पैरेलल हाल ही के सप्ताहों में, और भारत और चाइना बॉर्डर जो है वो हाईएस्ट टेंशंस को फेस कर रहा है, विटनेस कर रहा है। 2017 में जो हुए डोकलाम स्टैंड ऑफ था, उसके बाद सबसे ज़्यादा टेंशन फिलहाल ही देखने में आ रही है। अब कह रहा है इन द 3 years सिंस बोथ साइड्स हैव डन रिमार्केबली वेल टू कीप द पीस, तो इन 3 years
सिंस, तब से लेकर 3 साल, 2017 से 2020 में आ गए हम, 3 साल हो गए। तो तब से लेकर 3 सालों में बोथ साइड्स मतलब दोनों साइड्स, अब ये सब्जेक्ट बन गया भारत और चाइना दोनों साइड्स। हैव डन, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब बन गई, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन्होंने किया है, रिमार्केबली वेल मतलब उल्लेखनीय रूप से बहुत अच्छा किया है। रिमार्केबली यहाँ पे एडवर्ब है, वेल भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन कर सकता है? एडवर्ब ही कर सकता है। मतलब एडवर्ब से पहले कुछ आएगा तो क्या लग सकता है? एडवर्ब आ सकता है। तो ये वेल और एडवर्ब से पहले एक और एडवर्ब। तो दोनों साइड्स ने बहुत अच्छा किया है टू कीप द पीस, किसके लिए? शांति स्थापित रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। तो कह रहा है कि हाल ही के 3 वर्ष बीते हैं 2017 से लेकर 20 तक, इन 3 सालों में, सिंस मतलब उस समय से, 2017 से, दोनों साइड्स ने अच्छा काम किया है शांति बनाए रखने का। फिर कह रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी बोथ अग्रीड डिफरेंसेस शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जो हैं दोनों ही अग्री हुए, दोनों यहाँ पे बोथ मतलब दोनों, अग्रीड मतलब सहमत हुए, डिफरेंसेस सहमत किस बात पर हुए कि डिफरेंसेस यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे तो ये दोनों अग्री हुए तो ये सब्जेक्ट बन गया था, तो ये सब्जेक्ट हो गया था ना, मैंने कुछ सब्जेक्ट हाईलाइट किए, कुछ छूट भी गए होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी ये सब्जेक्ट हुए, ये दोनों अग्री हो गए किस बात पर कि डिफरेंसेस जो मतभेद हैं शुड नॉट बी अलाउड, इन मतभेदों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स। एस्केलेट का मतलब बढ़ना होता है, सोर शूट अप हमने पढ़ा था। किसके लिए? कि ये मतभेद बढ़कर विवाद का रूप ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों इस बात पर सहमत दिखे। आगे कह रहा है ऑल्सो अ क्लियर मैसेज वॉज सेंट टू द टू मिलिट्रीज टू अबाइड बाई द डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी इन प्लेस सच एज दोज अग्रीड टू इन 2005 एंड 2013। ऑल्सो इसके साथ साथ ये भी हुआ। अब आप पूछोगे कि ऑल्सो यहाँ कैसे आ गया, जो कि हमने पढ़ा था वहाँ पे, है ना। तो वो एक सामान्य प्रयोग है जब हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब या फिर इज एम आर वॉज वर्ब दे रखा हुआ आपको। ऑल्सो यहाँ पे देखो कॉमा लगा दिया, इस सेंटेंस से इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो कह रहा है कि ये हुआ और साथ साथ में ये भी हुआ, तो ये जोड़ रहा है इसको, इस कारण से ऑल्सो आ रहा है। तो ऑल्सो है क्लियर मैसेज, अब क्लियर मैसेज सब्जेक्ट बन गया, तो मैसेज सिंगुलर है इस कारण से वर्ब सिंगुलर आ गई वॉज सेंट आ गया, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बन गया। साथ साथ में यहाँ पे एक स्पष्ट संदेश भी भेजा गया टू द टू मिलिट्रीज, दोनों सेनाओं को, भारत और चाइना दोनों सेनाओं को, टू अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब पालन करना है। अबाइड बाई के साथ साथ कंप्लाई विद भी आ सकता है, इसके साथ साथ स्टिक टू भी आ सकता है ना। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी। एडहेर टू भी आ सकता है, बस प्रेपोजिशन याद रखें कि अबाइड में बाई लगेगा, एडहेर में टू लगेगा, कंप्लाई में विद लगेगा, स्टिक में टू लगेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि साथ साथ एक स्पष्ट संदेश, क्लियर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, मैसेज नाउन है, वो भेजा गया दोनों सेनाओं को, किसके लिए? टू अबाइड बाय द डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स, कि भाई आप पालन करो, किसका पालन करो? डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स तो नियम प्रावधान इनको बोलते हैं, नाउन है। डिटेल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो वो प्रावधान, वो प्रोटोकॉल जो कि डिटेल में दे रखे हैं उनको, ऑलरेडी इन प्लेस जो पहले से ही बने हुए हैं, प्रोटोकॉल्स चलते हैं, जो नियम चलते हैं वहाँ पे, उनका पालन करो। सच एज दोज अग्रीड टू, जिन पर, सच एज मतलब जैसे कि, दोज यहाँ प्रोटोकॉल्स के लिए आ रहा है, अग्रीड टू प्रपोजल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, इनको अगर सहमति है तो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। किसी बात पर सहमति बनती है तो आपको अग्री के साथ ऑन लगाना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ सहमति है तो अग्री के साथ बोथ लगाना पड़ता है। तो वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि जिस पर अग्री हुए थे 2005 और 2013 में। जब ईयर दे रखा होता है तो उससे पहले इन लगा देते हैं आप, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि साथ साथ में एक स्पष्ट संदेश भी भेजा गया दोनों सेनाओं को कि वो डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स का पालन करें जो पहले से अस्तित्व में हैं, एग्जिस्ट करते हैं और जिन पर सहमति बनी थी, जैसे 2005 और 2013 में। These regulate the activities of troops in the contested zones that lie in between both sides overlapping claim lines of the undefined LAC. These यहाँ पे उन प्रोटोकॉल्स के लिए आ रहा है, ये सब्जेक्ट बन गया। These प्लूरल है, इस कारण से देख लीजिए रेगुलेट प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और यस नहीं है तो प्लूरल मानोगे आप उसको। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं वो रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रूप्स, वो क्या करते हैं कि ट्रूप्स की जो एक्टिविटीज़ है, सेनाओं की जो एक्टिविटीज़ है, सैन्य टुकड़ियों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मतलब नियमित करते हैं उन चीज़ों को, है ना। सेनाओं की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको नियमित करते हैं प्रोटोकॉल्स इन द कंटेस्टेड जोन्स। अब जोन्स यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नाउन है, कंटेस्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो कौन से जोन से? कंटेस्टेड जोन से। अगर पहले बात करें कि कंटेस्टेड किस रूप में है तो पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि नाउन से पहले अगर वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में दे रखी हो, आपको ईडी फॉर्म में दे रखा हो, तो पास्ट पार्टिसिपल उसको बोलोगे आप। और कंटेस्टेड जोन्स को बोलते हैं विवादित
डिस्प्यूटेड। तो कह रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पे रेगुलेट करते हैं द एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रुप्स की एक्टिविटीज़ को, किस में, विवादास्पद क्षेत्रों में। अब ये विवादास्पद क्षेत्र कौन से है, तो दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट का संबंध किससे हो गया, जोन्स से। जोन्स प्लूरल है, इस कारण से देखो लाई आ गया, इसी कारण जोन्स को मैंने हाईलाइट किया है कि ये सब्जेक्ट है। तो लाई इन का मतलब होता है निहित होना। तो जो मतलब विवादित जोन्स कौन से, जो कि लाई इन, जो आते हैं किस क्षेत्र में, बिटवीन बोथ साइड्स ओवरलैपिंग क्लेम लाइंस ऑफ द अनडिफाइंड एलएसी। बिटवीन मतलब दो के बीच, बोथ साइड्स दोनों साइड के। अब साइड्स के बाद अपोस्ट्रोफे है, क्योंकि जब प्लूरल बनता है और एस और ईएस लास्ट में होता है तो अपोस्ट्रोफे का प्रयोग एस या ईएस, मतलब एस के बाद में करोगे आप। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जैसे एक के ऊपर एक। ओवरलैप का मतलब ये होता है ये है और फिर वो कहे कि ये मेरा भी है ना, तो ये ओवरलैपिंग है एक प्रकार से। क्लेम का मतलब दावे। लाइंस ऑफ द अनडिफाइंड एलएसी, अनडिफाइंड एलएसी मतलब एलएसी का एक हिस्सा वो भी है जो अनडिफाइंड है, जिसके बारे में कुछ निश्चितता से नहीं कहा जा सकता है कि ये भारत का है कि चाइना का है, तो वो अनडिफाइंड है। और उसमें कुछ ओवरलैपिंग क्लेम है, मतलब चाइना कहता है कि मेरा है, भारत कहता है मेरा है, तो ये ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं, है ना। तो इनके बीच में वो क्षेत्र आते हैं। तो ये कह रहा है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल्स के सहारे क्या होता है कि ये ट्रुप्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सैन्य टुकड़ियों की जो गतिविधियां होती हैं, वो नियमित होती है वहाँ पे, कहाँ पे, विवादास्पद क्षेत्र में। और विवादास्पद क्षेत्र आते किसके बीच हैं, तो भारत और चाइना दोनों साइड्स के जो ओवरलैपिंग क्लेम है ना, ओवरलैपिंग क्लेम लाइन्स हैं, वो अलग लाइन खींचते हैं अपने कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो उस क्षेत्र में ये आते हैं, है ना। एलएसी के जो अनडिफाइंड जो एलएसी है, उसके जो ओवरलैपिंग क्लेम लाइन्स है, उसके दोनों ओर की जो ओवरलैपिंग लाइन्स हैं, वहाँ पर ये क्षेत्र आते हैं, विवादास्पद क्षेत्र। वहाँ पर कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं, प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। इफ़ आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने वाइजली sought to cool the temperatures with his May 14 statement, China has unhelpfully raised them। तो कह रहा है कि यदि अब ये आर्मी चीफ, ये देखो यहाँ तक ये सब्जेक्ट है ना, तो ये तो हाईलाइट हो गया एक साथ में। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने ने अगर वाइजली मतलब बुद्धिमता से, सोर्ट का मतलब सीख की सेकेंड फॉर्म में चाहा, तलाशा, डिमांड किया, है ना, या प्रयास किया, सीख सॉर्ट। तो इन्होंने चाहा था टू कूल द टेम्परेचर्स। कूल द टेम्परेचर का मतलब तापमान को कम करना। तापमान यहाँ पे वो नहीं है, मौसम वाला बात नहीं है। जो गर्मा गर्मी बनी हुई है, जो इनमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसको शांत करना चाह रहे थे विद हिज May 14 स्टेटमेंट, अपने 14 मई के स्टेटमेंट से। देखो डेट लिखने का तरीका है ये, अगर आप ऐसे लिखना चाहो 14th of May, तो फिर आपको ऑफ लगाना पड़ेगा बीच में। अदरवाइज क्या करते हैं, पहले मंथ का नेम, उसके बाद में डेट लगा देते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि आर्मी चीफ जो भारत के हैं जनरल मनोज नरवाने, अगर उन्होंने चाहा कि भाई यहाँ पे शांति स्थापित की जाए, अपने 14 मई का स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दिया, वहाँ से उनका प्रयास यही था कि सब कुछ कूल हो जाए, तो फिर अब कह रहा है चाइना हैज़ अनहेल्पफुली रेज्ड देम। वहीं चाइना ने क्या किया, चाइना यहाँ पे सब्जेक्ट है, चाइना ने अनहेल्पफुली रेज्ड देम। रेज का मतलब उठाया, उठाना, रेज की सेकंड फॉर्म है, तो उन मुद्दों को इसने उठाया। वहाँ तो टेम्परेचर्स को शांत करने का प्रयास भारत की तरफ से, जबकि चाइना का प्रयास क्या है, उनको उठाने का। अनहेल्पफुली मतलब ऐसा प्रयास ये हो गया, अनहेल्पफुली मतलब असहाय रूप से कह सकते हो, है ना। तो ये इस प्रकार से रेज करने का प्रयास किया है जो भारत के लिए तो हेल्पफुल नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ पे चाइना का प्रयास तो था विवाद को उकसाने का, भारत का प्रयास था विवाद को दबाने का। आगे देखो, ऑन May 19 इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री अक्यूज द इंडियन आर्मी ऑफ अटेम्प्टिंग टू यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस ऑफ द LAC। 19 मई को, फिर देख लो डेट लिखने का तरीका, अब की बार ऑन आ रहा है क्योंकि डेट आ गई है। अगर डेट ना हो के केवल मे आता, मंथ का नेम आता, तो इन लग जाता। तो 19 मई को इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री, इसकी जो विदेश मंत्रालय है, किसका, चाइना का, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो चाइना का जो विदेश मंत्रालय है उसने भारतीय सेना पर आरोप लगाया। अब आरोप किसका लगाया है, उसके लिए देखो ऑफ लगा हुआ है। तो अक्यूज के बाद में ऑफ लगेगा, लेकिन ऑफ तब लगेगा जब आपको दे रखा हो कि आरोप किस चीज़ का है। तो भारतीय सेना पर आरोप लगाया अटेम्प्टिंग टू यूनिलेटरली चेंज, ये होता है सिंगल हैंडेडली, है ना, या फिर कह सकते हो एक पक्षीय। बाइलेटरल होता है, बहुपक्षीय होता है। मल्टीलेटरल होता है, वो मतलब बाइलेटरल द्विपक्षीय होता है, मल्टीलेटरल बहुपक्षीय होता है। तो LTERL जो है ना, इसका काम ही साइड है, ये साइड बताता है। यूनी का मतलब एक है, सिंगल है, तो सिंगल साइड। तो इसका आरोप है कि भाई भारतीय सेना ने अपने मनमाने ढंग से या एक पक्षीय प्रयास किया है LAC के स्टेटस को चेंज करने का। ये विदेश मंत्रालय का आरोप आया कि भारत प्रयास कर रहा है LAC का जो अनडिफाइंड स्टेटस है, किसी का क्लेम यहाँ पे बताई नहीं, तो चाइना का कि इंडिया का, भारत खुद के पक्ष में लेना चाहता है। ये विदेश मंत्रालय का आरोप था, चाइना के विदेश मंत्रालय का। द स्टैंड ऑफ इन लद्दाख अपीयर्स टू हैव बीन ट्रिगर्ड बाय चाइना मूविंग इन ट्रूप्स टू ऑब्स्ट्रक्ट रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बाय इंडिया।
अब कह रहा था स्टैंड ऑफ ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। स्टैंड ऑफ यहाँ पे गतिरोध, डेडलॉक, स्टेलमेट वो सब हैं। तो स्टैंड ऑफ इन लद्दाख, लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है अपीयर्स, अब स्टैंड ऑफ सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब लग रही है अपीयर्स, अपीयर्स सिंगुलर वर्ब हो गई, एस जोड़ दिया। तो ऐसा प्रतीत होती है टू हैव बीन ट्रिगर्ड, कि ये ट्रिगर की गई है। अब हैव बीन ट्रिगर्ड एक पैसिव बन गया है ना, कि ट्रिगर का उकसाना, प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना, स्टार्ट करना। तो लद्दाख के अंदर जो गतिरोध की स्थिति बनी है तो ऐसा लगता है कि इसको ट्रिगर किसने किया है, चाइना ने। कैसे किया है, मूविंग इन ट्रूप्स, चाइना जो ट्रूप्स को इसने मूव करना शुरू कर दिया, वहां पे सैन्य टुकड़ियां जुटाना शुरू कर दिया टू ऑब्स्ट्रक्ट रोड कंस्ट्रक्शन, किसके लिए, रोड कंस्ट्रक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है हिंडर, इम्पेड, है ना, या ऑब्स्टेकल डालना कह सकते हो, रुकावट डालना बोल सकते हो। तो कह रहा है कि चाइना ने मूविंग इन ट्रुप्स, चाइना जो कि ट्रुप्स के अंदर मूव कर रहा है, मतलब सैन्य टुकड़ियों के साथ, मतलब वहाँ पे जुटा रहा है, तो इसने प्रयास किया रोड कंस्ट्रक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट करने का बाई इंडिया। और ये एक्टिविटी किसके द्वारा की जा रही है, भारत के द्वारा। तो भारत वहाँ पे रोड बना रहा है, जैसा कि हमने देखा था मैप के अंदर, पिछले साल भी रिसेंटली एक रोड बनाई थी भारत ने, वैसे ही यहाँ पे अब रोड बनाने का प्रयास कर रहा है। और उसी जो मैंने मैप में दिखाया था उसी की चर्चा आगे वाले लाइन्स में आपको देखने को मिलेगी। लास्ट ईयर इंडिया कंप्लीटेड द डरबुक शॉक डॉलेट बेग ओल्डी DBO। अगर आप फिर से देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा, देख लेते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे ये रिसेंटली रोड बनाई गई थी ना, पिछले साल की बात कर रहा है। तो यहाँ से ले से स्टार्ट होके ये देखो शौक आ गया, फिर आपका ये यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी आ गया ना, तो ये रोड बनाई गई थी, इसी की बात कर रहा है ये, है ना। फिर देखो विच कनेक्ट्स ले टू द काराकोरम पास, पास मतलब दर्रा है। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच जो तंग रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं। अगर आप मैप में थोड़ा सा ढंग से देखोगे ना तो उसे पता लगेगा कि भारत की साइड तो पहाड़ वगैरह खूब हैं, है ना। जो ये इलाका है सिक्किम के ऊपर, ये दर्रा जो है उधर बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ वगैरह हैं, जबकि चाइना की तरफ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम समतल है। तो इसलिए भारतीय सैनिकों को बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ता है इस साइड में जब वो पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई लास्ट ईयर, पिछले साल भारत ने, इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया तो कंप्लीटेड वर्ब आ गई, भारत ने कंप्लीट किया, क्या किया, इस DBO रोड को, ठीक है। वहाँ पे BRO है ना, वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है भारत की तरफ से। फिर ये कह रहा है कि DBO रोड बनाई जो कनेक्ट करती है, अब विच है ये रोड के लिए आ रहा है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, रोड सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन है विच, जो कनेक्ट करता है लेह को काराकोरम पास से, लेह से स्टार्ट हुई थी ना और काराकोरम दर्रे तक जाती है वो रोड। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स अ की लैंडिंग स्ट्रिप एट DBO एट 16,000 फीट। और भारत यहाँ पे ऑल्सो आ गया, देखो ऑल्सो का प्रयोग मैनवर्ब से पहले, तो मेंटेन है, मैनवर्ब इससे पहले है। भारत यहाँ पे मेंटेन करता है की का मतलब महत्वपूर्ण है, ये एडजेक्टिव के रूप में जब किया था इसका मतलब महत्वपूर्ण होता है, नाउन के रूप में चाबी होता ही है। लैंडिंग स्ट्रिप का मतलब एक हवाई पट्टी कह सकते हो आप, ठीक है। एट DBO एट 16,000 फीट, तो 16,000 फीट की ऊंचाई पर वहाँ पे एक हवाई पट्टी है, वो भी भारत मतलब दावा करता है, भारत मतलब मेंटेन करता है, वहाँ पे भारत के पास है। द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेंशंस इज द चेंजिंग डायनामिक अलोंग द LAC। ब्रॉडर का मतलब व्यापक, इससे भी ज़्यादा व्यापक, कंपैरेटिवली अगर आप बात करो तो ज़्यादा बड़ा जो कंटेक्स्ट है, मतलब किस कारण से ये, मतलब संदर्भ जो है, किस कारण से ये टेंशन है, टेंशंस के लिए, वो है चेंजिंग डायनामिक। चेंजिंग मतलब बदलता हुआ समीकरण, डायनामिक मतलब समीकरण। अब डायनामिक यहाँ पे नाउन है, चेंजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है और ING फॉर्म में आ रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं इसको। तो इससे भी बड़ा जो कंटेक्स्ट है इस टेंशंस का, वो है चेंजिंग डायनामिक अलोंग द LAC। तो LAC के सहारे सारे बदलते हुए समीकरण जो हैं, LAC के बिल्कुल पैरेलल जो बदलते हुए समीकरण है, वो यहाँ पे टेंशन का काम है, टेंशन इसके कारण है, ठीक है। फिर कह रहा है इंडिया हैज़ बीन अपग्रेडिंग इट्स रोड्स एज इट्स प्लेज कैच अप विद चाइना ऑलरेडी एंजॉइंग एन एडवांटेज इन बोथ टेरेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कह रहा है कि इंडिया हैज़ बीन अपग्रेडिंग, इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ बीन अपग्रेडिंग यहाँ पे वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। तो भारत जो है यहाँ पे अपग्रेड कर रहा है किसको, अपनी रोड्स को, अपनी सड़कों को। एज इट प्लेज कैचअप, कैचअप का मतलब होता है कोई आपसे आगे है और उसको पकड़ने के लिए आप पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं कैचअप करना। तो भारत जो है मतलब चाइना जो आगे बढ़ रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चाइना की तरफ से खूब किया जाता रहा है, इसी को पकड़ने की कोशिश है भारत की। विद चाइना ऑलरेडी एंजॉइंग एन एडवांटेज इन बोथ टेरेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, विद का मतलब साथ, चाइना यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑलरेडी पहले से ही एंजॉय कर रहा है, एडवांटेज का मतलब लाभ, इन बोथ टेरेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ के साथ में एंड लगता है, दोनों क्षेत्रों में, टेरेन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पहले से एडवांटेज की स्थिति में है। तो भारत यहाँ पे अपग्रेड कर रहा है अपनी सड़कों को, क्योंकि भारत यहाँ पे कैचअप करना चाहता है, चाइना को पकड़ना चाहता है, और चाइना जो है पहले से ही यहाँ पे एडवांटेज की स्थिति में है, दोनों स्थितियों में, क्षेत्र के अंदर भी कह लीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे भी ज़्यादा इसने बनाए हैं।
चाइना नाउ सीम्स टू बी टेलिंग इंडिया इट हैज़ नो राइट टू कैरी आउट द काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट बीजिंग हैज़ ऑलरेडी डन। अब कह रहा है कि चाइना, चाइना यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। नाउ अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जब समय बताता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। सीम्स चाइना को देखकर अब ऐसा लगता है, टू बी टेलिंग की बता रहा है, टेल का मतलब बताना, तो चाइना अब ऐसा लगता है कि बता रहा है इंडिया को कि इट हैज़ नो राइट, कि भारत के पास कोई अधिकार नहीं है टू कैरी आउट द काइंड ऑफ एक्टिविटी। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, कैरी आउट का मतलब होता है लागू करना, कि भारत के पास अब कोई अधिकार नहीं है कि भारत यहाँ पे एकम्प्लिश करे, एग्जीक्यूट करे द काइंड ऑफ एक्टिविटी, उसी प्रकार की गतिविधियाँ दैट बीजिंग हैज़ ऑलरेडी डन, जो बीजिंग ने पहले ही कर ली। बीजिंग चाइना की राजधानी है और राजधानी का मतलब वो देश है, तो चाइना जो पहले ही कर चुका है अब यहाँ पे बीजिंग सब्जेक्ट बन गया, तो हैज़ और ये थर्ड फॉर्म। मैंने कुछ सब्जेक्ट हाईलाइट किए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, है ना, छूट भी गए हैं अपने आप से भी, तो वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो कह रहा है कि भाई अब चाइना जो है ऐसा लगता है कि भारत को बता रहा है कि भाई भारत का कोई अधिकार नहीं है कि भारत कोई भी स्वर एक्टिविटी चलाए जो बीजिंग ने पहले कर ली है। फिर कह रहा है इंडिया इज़ वेल विद इन इट्स राइट टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन वर्क। भारत इज यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, इसको देख कर लग रही है, तो इंडिया इज़ वेल विद इन इट्स राइट, तो भारत का अधिकार है, भारत अपने अधिकारों की सीमा के अंदर ही है। विद इन का मतलब क्या होता है, उसी के भीतर, भीतर को बोलते हैं विद इन, तो भारत अपने अधिकारों में ही है। टू कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट करना, अंजाम देना, कंस्ट्रक्शन वर्क जो निर्माण काम चला रखा है भारत ने, वो अपने अधिकारों में रहकर ही कर रहा है। Delhi needs to remind Beijing that a fundamental principle that underpins all previous agreements is recognizing the right to mutual and equal security of the two sides. Delhi भारत की बात कर रहा है, needs जरूरत है, टू रिमाइंड याद दिलाने की बीजिंग चाइना को, तो भारत को ये जरूरी है कि चाइना को याद दिलाए किसके बारे में, दैट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि एक मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल मौलिक एडजेक्टिव है, प्रिंसिपल नाउन है, तो मौलिक सिद्धांत दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट बन गया, तो ये इसकी वर्ब है जो कि अंडरपिन करता है। अंडरपिन का मतलब होता है मजबूती देना। तो कह रहा है कि भारत यहाँ पे याद दिलाना चाहिए भारत को, चाइना को, कि एक मौलिक सिद्धांत, जो मौलिक सिद्धांत यहाँ पे अंडरपिन करता है ऑल प्रीवियस अग्रीमेंट्स, जितने भी पहले हमारे अग्रीमेंट्स हुए हैं भारत चाइना के बीच में, उन सभी को स्ट्रेंथन करने का एक मौलिक सिद्धांत है। इज रिकॉग्नाइजिंग, वो मौलिक सिद्धांत क्या है, तो उसके लिए लग रहा है इज, वो है इज रिकॉग्नाइजिंग द राइट, कि हम पहचाने, राइट मतलब अधिकार, अधिकार किसका, म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी, अधिकार म्यूचुअल मतलब परस्पर, इक्वल का मतलब बराबर, कि बराबर और परस्पर सिक्योरिटी देखें दोनों साइड्स की, एक दूसरे के को सिक्योरिटी दें, एक दूसरे की सुरक्षा करें, इस आधार पर वो मौलिक सिद्धांत आश्रित है, और वो मौलिक सिद्धांत सभी प्रीवियस अग्रीमेंट्स को स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है। द इमीडिएट प्रायोरिटी इज फॉर बोथ साइड्स टू यूज एग्जिस्टिंग चैनल्स एंड स्टेप बैक। तो इमीडिएट का मतलब तत्कालिक, तुरंत को बोलते हैं वैसे, इमीडिएट एडजेक्टिव है, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, तो तत्कालिक प्राथमिकता या फिलहाल की जो प्राथमिकता है इज है फॉर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के लिए, क्या, टू यूज एग्जिस्टिंग चैनल्स की वो यूज करें, एग्जिस्टिंग चैनल्स का मतलब जो फिलहाल माध्यम है उनको यूज करें, एंड स्टेप बैक का मतलब विड्रॉ करें, पीछे हटे। तो वर्तमान में जो तत्कालिक प्राथमिकता है दोनों साइड्स की वो ये है कि एग्जिस्टिंग चैनल्स का यूज़ करें और स्टेप बैक हो जाएं, पीछे हट जाएं। फ्लैग मीटिंग्स बिटवीन ब्रिगेड कमांडर्स हैव सो फार बीन अनेबल टू ब्रेक द स्टेलमेट। फ्लैग मीटिंग्स होती हैं दोनों के बीच, बिटवीन आ रहा तो दो के बीच हैं, भारत की तरफ से ब्रिगेडियर कमांडर, उनकी तरफ से आ गए तो दो हो गए, इनके बीच जो फ्लैग मीटिंग्स हैं, हैव सो फार बीन अनेबल, वो अब तक यहाँ पे मीटिंग्स क्या रही हैं, अनेबल रही है। हैव लग रहा है मीटिंग्स को देखकर सब्जेक्ट ये है, सो फार मतलब अब तक, बीन लग रहा है हैव के साथ थर्ड फॉर्म रही है, अनेबल मतलब असक्षम रही है, असमर्थ रही है, टू ब्रेक द स्टेलमेट, इस डेडलॉक को, इस स्टैंड ऑफ को तोड़ने में। जो गतिरोध बना हुआ है ही, फ्लैग मीटिंग्स भी हुई लेकिन उससे भी कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। द इंसिडेंट्स हैव अंडरलाइंड हाउ द न्यू LAC सिचुएशन इज प्लेसिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स अंडर रिन्यूड स्ट्रेस। द इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं, हैव अंडरलाइंड का मतलब उस घटनाओं ने इम्फेसाइज किया है, उन घटनाओं ने इस बात पे जोर दिया है कि हाउ द न्यू LAC सिचुएशन की किस प्रकार से जो नई LAC की सिचुएशन है इज प्लेसिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स। एग्जिस्टिंग का मतलब जो अस्तित्व में है, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम, जो भी संरचना, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्लेसिंग का मतलब स्थान दे रही है। तो कह रहा है कि भाई ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं उन्होंने इस बात पे जोर डाला है कि कैसे जो नई सिचुएशन है LAC की, वो मतलब एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स को रख रही है अंडर रिन्यूड स्ट्रेस, किसके अंदर, एक नए तनाव के तहत, अंडर का मतलब के अधीन, के तहत। तो कहने का मतलब सिंपल भाषा में यूँ कहें कि जो घटनाएं घट रही हैं वो सीधी सी बात है कि फिलहाल जो LAC की सिचुएशन है वो उसको तनावग्रस्त कर रही है। फिर कह रहा है इंडिया एंड चाइना शुड ग्रास्प
द करंट सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव द स्टॉल्ड प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग द LAC। भारत और चाइना को समझना चाहिए, ग्रास्प का मतलब समझना, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड। क्या समझना चाहिए? वर्तमान स्थिति को। किस रूप में? एज एन अपॉर्चुनिटी, एन यहाँ पे आर्टिकल, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नाउन, तो एक अवसर के रूप में लेना चाहिए इसको। अवसर कैसा? रिवाइव करने का, रिवाइव का रिस्टोर, रिवाइव का पुनः सक्रिय कर देना, एक्टिवेट कर देना। द स्टॉल्ड प्रोसेस, प्रोसेस नाउन है, स्टॉल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो जो रुका हुआ प्रोसेस है, रुका हुआ प्रोसेस किस चीज़ का है? क्लैरिफाइंग द LAC, LAC को क्लैरिफाई करने का, LAC को सुनिश्चित करने का, LAC को क्लैरिफाई करने का जो प्रोसेस है उसको रिवाइव करने का प्रयास करें। तो कह रहा है कि भारत और चाइना जो है यहाँ पे वर्तमान स्थिति को ग्रास्प करें। वर्तमान जो एक स्थिति है, करंट सिचुएशन है किस चीज़ की, कि भाई एक फिलहाल जो कंडीशन बन रही है, गतिरोध की स्थिति है, उसको इस प्रकार से लें कि एक अवसर है हमारे लिए कि हम जो एक रुका हुआ प्रोसेस था कि LAC क्लैरिफाई नहीं हो पा रही थी, अनडिफाइंड एरिया है, पता नहीं पड़ रहा है किसका अधिकार है, तो उसको यहीं क्लैरिफाई कर लें। चाइना हैज़ रेसिस्टेड दिस एज ए डिस्ट्रैक्शन टू द बाउंड्री नेगोशिएशंस। चाइना ने इसका विरोध किया है। रेसिस्ट का मतलब प्रतिरोध करना, विरोध जताना। दिस इस चीज़ का किस रूप में? एज ए डिस्ट्रक्शन, मतलब भटकाव। उसने कहा है कि ये तो डिस्ट्रक्शन है टू द बाउंड्री नेगोशिएशन, कि जो भी हमारे सीमा संबंधी विचार विमर्श या समझौते जो भी हुए हैं उनके डिस्ट्रक्शन के रूप में इसको देखा है चाइना ने, इसलिए इसको रेसिस्ट किया है। बट रेदर देन एग्री ऑन ए लाइन, बोथ कैन इंस्टीड सिंपली सीक टू better understand the claims of the other and reach a common understanding to regulate activity in this area। बट लेकिन rather than मतलब इसकी बजाय, अग्री ऑन ए लाइन, एक लाइन पर अग्री होने की बजाय, है ना, एक सीमा रेखा पर अग्री होने की बजाय, बोथ मतलब भारत और चाइना, कैन इंस्टीड, इंस्टीड मतलब के बजाय, कैन सिंपली सीक, ये क्या कर सकते हैं? ये डिमांड कर सकते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड, मतलब ये चाह सकते हैं कि एक बेटर अंडरस्टैंड मतलब समझें, अच्छी तरीके से समझें, द क्लेम्स ऑफ द अदर, दूसरे जो पक्ष है उसके दावे, भारत वाले समझे चाइना का दावा, चाइना वाले समझे भारत के दावे, एंड रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, और मिलजुल कर समझा लें, एक आम सहमति पर आ जाएं, टू रेगुलेट एक्टिविटी इन दीज एरियाज, ताकि इन क्षेत्रों में एक्टिविटी रेगुलेट हो सके। तो ये कह रहा है कि एक लाइन पर अग्री होने की बजाय दोनों साइड्स को क्या करना चाहिए? सिंपल तरीके से यहाँ पे अपनी बेहतर समझ को लेते हुए एक दूसरे के दावों को समझना चाहिए और म्यूचुअल तरीके से एग्रीमेंट पर पहुंच जाना चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों में गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। क्लैरिफाइंग द LAC में इवन प्रोवाइड अ फ्रेश इम्पीटस टू स्टॉल्ड बाउंड्री टॉक्स बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लैरिफाइंग द LAC, क्लैरिफाइंग यहाँ पे जेरेंट का काम करेगा, सब्जेक्ट बन रहा है, तो LAC को क्लैरिफाई करना में संभावना बताता है कि हो सकता है इवन प्रोवाइड, ये प्रोवाइड भी करवा दे। इवन का प्रयोग हमने देखा था, भी का अर्थ देता है, तो LAC को क्लैरिफाई करना जो है ये हो सकता है कि यहाँ पे प्रोवाइड करे अ फ्रेश इम्पीटस, एक नया प्रोत्साहन, है ना, टू द स्टॉल्ड बाउंड्री टॉक्स, किसको? जो रुकी हुई बातचीत थी ना, बाउंड्री टॉक्स बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जो विशेष प्रतिनिधि दोनों देशों के, उनके बीच जो सीमा विवाद के बारे में बातचीत हो नहीं पा रही थी, स्टॉल्ड थी, पास्ट पार्टिसिपल स्टॉल्ड यहाँ पे, उनको यहाँ पे दोबारा से शुरू कर सके, ये हो सकता है। तो LAC को क्लैरिफाई करना जो है, LAC की क्लैरिफाइंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि एक नई प्रेरणा दे दे और नई तरीके से एनकरेज कर दे, आगे बढ़ा दे बाउंड्री टॉक्स जो कि रुकी हुई थी काफ़ी समय से दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। तो कह रहा है बियॉन्ड द पोस्चरिंग, बोथ साइड्स नो अ फाइनल सेटलमेंट विल अल्टीमेटली हैव टू यूज द LAC एज ए बेसिस विद ओनली माइनर एडजस्टमेंट्स। बियॉन्ड द पोस्चरिंग का मतलब, बियॉन्ड का मतलब के परे, है ना, और पोस्चरिंग का मतलब क्या होता है? पोस्चरिंग का एक प्रकार से दिखावा करना होता है, तो दिखावा करने के अलावा, दिखावा तो करो मत, उसके अलग हटके बोथ साइड्स नो, दोनों साइड जानती हैं, अब फाइनल सेटलमेंट की अंतिम सेटलमेंट जो है विल अल्टीमेटली हैव टू यूज़ द LAC, वो सेटलमेंट ये होगा अल्टीमेटली, अंतिम रूप से, विल हैव टू यूज़, वो ये होगा कि यूज़ करें LAC को किस रूप में? एक एज ए बेसिस, एक आधार के रूप में, विद ओनली माइनर एडजस्टमेंट्स, बस हल्के फुल्के कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बियॉन्ड द पोस्चरिंग, पोस्चरिंग को तो छोड़ दो आप, दिखावा करने की बात में दोनों साइड जानती हैं अच्छी तरीके से कि फाइनल सेटलमेंट तभी होगा जब LAC को आप एक आधार के रूप में देखेंगे, माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ में। माइनर का जो अपोजिट होता है वो मेजर बनता है, और माइनर और मेजर दोनों कंपैरेटिव वर्ड्स नहीं है, याद रखिएगा, कहीं आप इसके अंदर OR देख कर लास्ट के अंदर कभी देन लगा दें, टू लगा दें, ऐसा कभी नहीं होता। ये हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं कि कुछ वर्ड्स दिखते तो हैं,
कंपैरेटिव वर्ड्स की तरह लेकिन सामान्य शब्दों की तरह बिहेव करते हैं। ओनली अ सेटलमेंट विल एंड द शैडो बॉक्सिंग ऑन द एलएसी। शैडो बॉक्सिंग का मतलब होता है एक ऐसा विवाद जिसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख नहीं रहा है कि विवाद है किस चीज़ का, लड़ रहे हो आप, है ना। तो शेडो का मतलब परछाई, बॉक्सिंग का मतलब परछाई से बॉक्सिंग कर रहे हो, तो आपका जो प्रतिद्वंदी है आपके सामने ही नहीं फिर भी बॉक्सिंग कर रहे हो, इस प्रकार का मतलब ये झूठा विवाद है एक प्रकार से। ओनली अ सेटलमेंट विल एंड, तो सेटलमेंट से ही ये शेडो बॉक्सिंग जो चल रही है एलएसी को लेकर, है ना, वो यहाँ पे लड़ाई हो भी नहीं रही है और हो भी रही है, तो शेडो बॉक्सिंग हो गया। तो एक सेटलमेंट से ही इसका अंत होगा। विद बोथ कंट्रीज इन द मिडस्ट ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल पेंडेमिक। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, दैट हैज़ नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। तो दोनों कंट्रीज जो कि इस बीच में हैं, इन द मिडस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, इस बीच। अब दोनों जो देश हैं वो एक अभूतपूर्व ग्लोबल पेंडेमिक आपदा में फंस चुके हैं, है ना, अभूतपूर्व वैश्विक महामारी के संकट में है। द टाइम टू पुश फॉर ए सेटलमेंट, तो अब जो टाइम जो है टू पुश फॉर ए सेटलमेंट की हम धकेलें, पुश का धकेलना, सेटलमेंट के लिए धकेलें दूसरे को, मतलब प्रेरित करें। टू अ डिस्ट्रैक्टिंग प्रोटेक्टेड डिस्प्यूट, किसके लिए, डिस्ट्रैक्टिंग का मतलब जो हमेशा हमें भटकाता है, प्रोटेक्टर मतलब काफ़ी लंबे से समय चला आ रहा डिस्प्यूट है, वो कौन सा है, नाउ। तो अब जो समय है सेटलमेंट का वो अभी है कि हम इस लंबे समय चले आ रही लड़ाई को, और जो हमें भटकाती रहती है हमेशा लड़ाई, इस लड़ाई का अंत कर दें। अब यहाँ लेखक आपने देखा कि लेखक क्यों सुझाव दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि कैसे कैसे चाइना और भारत को मिलकर ये समस्या सुलझानी चाहिए। तो सजेस्टिव टोन इसका कह सकते हो, तो टोन निकल कर आएगी सजेस्टिव। और चूंकि आज फ्राइडे है, अंतिम एडिटोरियल होता है, मंडे टू फ्राइडे ही एडिटोरियल पढ़ते हैं हम लोग, तो आज हम जो मंडे से लेकर या गुरुवार तक या पहले जो कुछ वन वर्ड्स पढ़े हैं उसकी कुछ चर्चा करते हैं। तो हम रिवीजन करेंगे वन वर्ड्स का यहाँ पे। उससे पहले कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉमन एरर का, उसका आंसर होगा, सेकंड पार्ट में एरर थी, वॉज स्वर्ण आएगा, पैसिव वॉइस बनेगा, किसी के द्वारा शपथ दिलाई जाती है इसलिए वहाँ पे वॉज स्वर्ण इन आएगा, ठीक है। तो ये वन वर्ड्स हैं और वन वर्ड्स की संख्या है 30। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, केवल एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपको याद था कि नहीं। कि वो व्यक्ति जो एक स्थान दूसरे स्थान जाता रहता है, यात्रा करता है, उसको इटिनरेंट बोलते हैं, यात्री, ये हमने कल ही डिस्कस किया था। जिसको वापस से कॉल बैक नहीं कर सकते हो आप, वापस से मतलब चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको इर्रेवोकेबल बोलते हैं। तो फिर कह रहा है कि जो व्यक्ति मतलब मिजरेबल बिरेफ्ट है, किसी के पास कुछ नहीं है, दयनीय रूप से हालत है, गरीब है, उसको दरिद्र, डेस्टिट्यूट। फिर कह रहा है कि ऐसे तस्वीर जिसमें मतलब आप एग्जैजरेटेड मैनर के अंदर, एक कॉमिक स्टाइल के अंदर किसी को प्रस्तुत करें, किसी व्यक्ति का स्केच बना दिया आपने, थिंग का स्केच बना दिया, है ना, तो उसको बोलते हैं कैरिकेचर, व्यंग्य चित्र। ऐसा विश्वास जिसमें हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान है, भगवान में ही सब कुछ है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो पैंथेइज्म, सर्वेश्वरवाद कहलाता है, सर्वेश्वरवाद। और फिर कह रहा है कि सोने की जो अक्षमता होती है, हम सो नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं अनिद्रा, इंसोम्निया। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के इक्वल अधिकारों की बात करता है उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, कंसीटेड कहलाता है। अगर अपने बारे में बहुत ज़्यादा मतलब हाई ओपिनियन किसी का है तो कंसीटेड है, घमंडी है, इसको बोलते हैं। ऐसा मतलब यहाँ ऐसा स्थान जो कि बरियल के काम आता है, दफनाने के काम आता है, उसको सिमेट्री, कब्रिस्तान कहते हैं। फिर कह रहा है नंबर 10 में कि अति महत्वपूर्ण जो क्षण होता है उसको मोमेंटस, मोमेंटस का महत्वपूर्ण होता है। इसके एक कन्फ्यूजिंग वर्ड भी बताया था मैंने, मोमेंट्री, ट्रांजिएंट, है ना, वो याद रखिएगा, इवेनेसेंट। प्रॉपर्टी हैंडल्ड डाउन, ये हैंडल्ड डाउन है। द डेथ ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद, देहांत के बाद जो प्रॉपर्टी दी जाती है उसको इनहेरिटेंस, विरासत बोलते हैं। वन हू ब्रेक्स द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज, जो व्यक्ति स्थापित परंपराओं को और समाज के जो इमेजेस हैं उनको तोड़ने का काम करता है उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। वन हू बिलीव्स इन दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, जो व्यक्ति ये सोचता है कि जीवन में सुख ही सब कुछ है, उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट। एक होता है भाग्य सब कुछ है, उसको फैटलिस्ट बोलते हैं, याद रखना उसको भी। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज केप्ट फॉर अ टाइम, जहाँ पर डेड बॉडी को रखते हैं कुछ समय के लिए, उसको मोर्चरी, शव गृह बोलते हैं। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अनदर, एक के नज़दीक दूसरी चीज़ को रखने को बोलते हैं जक्स्टापोज। छोटे एनिमल्स के लिए जो एक गुफा होती है उसको हच बोलते हैं, पिंजरा जिसको बोलते हैं। टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस, वापस लेना, रिजेक्ट करना, इसको बोलते हैं रिकेंट। हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, अपने आप की प्रशंसा करने की जो प्रोसेस है उसको नार्सिसिज्म बोलते हैं। वन हू इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस, मतभेद सुलझाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले को इंटरमीडियरी, बिचौलिया, मध्यस्थ। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों को छोड़ देता है ना, उसको, या विश्वास को छोड़ देता है, उसको बोलते हैं रेनेगेट।
अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में बहुत अधिक चिंतित है, उसी के बारे में बात करें तो हाइपोकोंड्रिया वो प्रोसेस कहलाता है और वो व्यक्ति हाइपोकोंड्रिया कहलाता है। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट का रिस्क ना हो, दंड मुक्ति उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। विचारों में मग्न हो उसको पेंसिव। कोई जोक्युलर पर्सन है, कॉमेडियन है और हमेशा जोक सुनाता रहता है, किसे सुनाता रहता है, उसको बोलते हैं वैग। अ शाई लुक दैट इज़ लस्टफुल, कामुकतापूर्ण तरीके से देखने का जो प्रोसेस को लियर बोलते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पे यहूदी पूजा करते हैं अपने धर्म के अनुसार, उसको सिनागोग बोलते हैं। एक एरिया जो कि रूलर के द्वारा कंट्रोल्ड हो, डोमिनियन, साम्राज्य। वो व्यक्ति जो कि बहुत लालची हो, वोराशस। सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स, सिंपल प्लांट हो बिना मतलब फ्लावर्स का और पत्तियों का और काफ़ी जो तेज़ी से स्प्रेड होता हो उसको बोलते हैं फंगस, और ये डिजीज़ का कारण बनता है, कवक बोलते हैं वैसे इसको। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, बारिश ना हो, है ना, ऐसा मौसम, सूखा मौसम, उसको बोलते हैं ड्रॉट, सूखा। तो ये आपका वन वर्ड का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन मैंने करवाया है इसका। अब बात कर लेते हैं जो पेड यूजर्स के लिए क्वेश्चंस हैं उनकी। चलिए देखते हैं क्विज में क्या क्या है।